बात कर रहे थे नाइट्रिक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रियाओं की, जिसमें हमने धातुओं से और अधातुओं से दोनों अभिक्रियाएं डिस्कस करनी थी। अधातुओं वाली मैंने पूरी करवा दी थी आपको, और धातुओं में सांद्र HNO3 वाली हमने कर ली थी, और तनु HNO3 वाली हमने करनी है। अब एक बार वापस देख लें प्रोसेस क्या था। तो यहां देख लें, तो सांद्र HNO3 की धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, तो धातुओं में हमने सांद्र HNO3 वाली कर ली थी। अब हमने तनु वाली डिस्कस करनी है आज, तनु HNO3 वाली, यानी ये वाली तनु HNO3, तनु HNO3 वाली। और अधातुओं वाली हमने सारी डिस्कस कर दी थी, और अधातुएं जो होती हैं वो केवल और केवल सांद्र HNO3 से ही क्रिया करती है। अधातुएं केवल और केवल सांद्र HNO3 से ही क्रिया करती हैं। अब देखिए हम तनु HNO3 वाली देख ले पहले, ताकि अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। तो कॉपर जब तनु HNO3 से क्रिया करता है तो वही CuNO3 की ट्वाइस ही बनता है जो सांद्र HNO3 में बना था। अब ये तनु HNO3 ले रहा हूं, यौगिक वही बनेगा। ऐसे ही जिंक भी जब तनु HNO3 से क्रिया करता है तो यौगिक वही बनेगा जो सांद्र HNO3 में बना था, जो हमने कल डिस्कस किया था, वही यौगिक बनेगा। लेकिन अब अपने याद क्या रखना है कि जब कॉपर तनु HNO3 से क्रिया करता है तो NO बनता है, NO। सांद्र HNO3 से हमने पढ़ा था कि हमेशा ही यहाँ NO2 बनता है, लेकिन जब तनु HNO3 आएगा तो कॉपर जो है वो तनु HNO3 से जब क्रिया करता है तो जो यौगिक बनता है वो NO बनता है। और जब जिंक तनु HNO3 से क्रिया करता है तो जो यौगिक बनता है वो N2O बनता है, N2O। NO तो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड। अब आप देखिए, याद रखने का तरीका बता देता हूं आपको, यहां कई बार गलती हो जाती है अपने से। एक ट्रिक बता देता हूं आपको कि कैसे याद रहेगा। देखो, सांद्र HNO3 के साथ तो हमेशा ही NO2 बनता है, ये आपको मैंने कल क्लियर कर दिया था कि हमेशा ही NO2 बनता है। लेकिन तनु HNO3 के साथ, तनु HNO3 के साथ NO भी बन सकता है और N2O भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। N2O कब बनेगा, देखो यहां देखिए Zn। अब आप Z को आप गौर से देखिए ना, Z दो जैसा होता है। देखो Z दो जो होता है वो दो जैसा होता है, तो यहाँ N2O बनेगा। Z में Zn वाले में दो आएगा, क्लियर। Zn फिर देख ले, Z जो है वो दो जैसा होता है, दो जैसा, यानी दो नाइट्रोजन जो है, दो N जो है वो Zn वाले में आएंगे, दो N ये पड़े तो ये Zn के साथ आएंगे। तो जब तनु HNO3 Zn से क्रिया करेगा तो N2O बनाएगा, और जब कॉपर से क्रिया करेगा तो अंडरस्टूड है, एक में NO बनना है, एक में N2O बनना है, तो N2O Zn वाले में बनना है तो NO कॉपर वाले में बनेगा, क्लियर। अब सेम वही बात पहले देख लें, कॉपर एक है, यहाँ भी कॉपर एक है, N यहाँ एक है, यहाँ भी N एक है, बराबर है। तो इसको Cu से यहाँ बन गया Cu+2, यहाँ Cu पे +2 आवेश है तो 2 का चेंज आया तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ 0 था, कॉपर पे कोई आवेश नहीं था, यहाँ +2 यानी 2 का चेंज आया तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ N पे है +5, नाइट्रिक अम्ल में N पे +5 है, और NO में N पे +2 है। तो यहाँ +5 है, यहाँ +2 है, कितने का चेंज आया, 3 का, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ 2 का चेंज आया तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ 3 का चेंज आया तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन बराबर कैसे करेंगे, 2 वाले को 3 से गुणा कर देंगे और 3 वाले को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। 2 वाले को 3 से और 3 वाले को 2 से गुणा कर दिया, क्लियर। अब आप देखें
ये 6 NO3 और आ गए, यहाँ 6 NO3 और आ गए, NO3 की ट्वाइस था, फ्रंट में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 NO3 और आ गए, इसलिए आपको 6 HNO3 और लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये 6 NO3 आ चुके हैं, 6 NO3 आ चुके हैं तो 6 HNO3 और लेने पड़ेंगे। अब आप H देख लें कितने H है, 2 H ये रहे और 6 H ये रहे, 8 H हो गए, तो यहाँ 4 H2O आ जाएंगे, 4 H2O। तो ये समीकरण आपकी पूरी हो चुकी है। ये पेपर में पूछी जाती है इस तरह से, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ये जो इक्वेशन है ये पूरी हो चुकी है। अब इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आप देखें, Cu प्लस तनु HNO3 इक्वल टू CuNO3 की ट्वाइस प्लस NO। अब आपको ये सोचना है कि ये 0 है, ये +2 है, तो यहाँ 2 का चेंज आया तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये +5 है, ये +2 है, तो यहाँ 3 का चेंज आया तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 वाले को 3 से और 3 वाले को 2 से गुणा कर दिया। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ 3 × 2 यानी 6 NO3 और आ गए, 6 NO3 और आ गए, तो इसलिए यहाँ मेरे को 6 HNO3 लिखने पड़ेंगे। 6 NO3 जो है वो 6 HNO3 से ही आ सकते हैं, तो 6 HNO3 मेरे को लिखने पड़े। अब H देख लो, 2 H ये हो गए, 6 H ये हो गए, तो टोटल हो गए 8 H, 8 H हो गए, तो यहाँ 4 H2O आ जाएंगे, 4 H2O। तो इस प्रकार इसको इकट्ठा लिखें तो ये 3 Cu हो गए, 2 HNO3 यहाँ से और 6 HNO3 यहाँ से, 8 HNO3 हो गए, इक्वल टू क्या बना, 3 तो बन गए CuNO3 की ट्वाइस, 2 बन गए NO और 4 बन गए H2O। अब आप इक्वेशन देख सकते हैं, 3 Cu प्लस 8 HNO3, 3 Cu प्लस 8 HNO3 इक्वल टू 3 CuNO3 की ट्वाइस प्लस 2 NO प्लस 4 H2O। तो ये इक्वेशन ही हमने वहां लिखी है। तो ये समीकरण इस तरह से आराम से पूरी आप कर सकते हैं। अब जिंक वाली देखें, जिंक वाली कैसे करेंगे। जिंक वाली अभिक्रिया अगर हम देखें तो यहां जिंक वाली रिएक्शन देखिए अगर अपने, तो यहां देखिए पहले तो Zn 1 है और यहां भी Zn 1 है, N यहां देखे तो 1 है और यहाँ N 2 है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ N 1 था और यहाँ N 2 थे, इस जगह N 2 थे, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि N 2 हो जाए। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी। अब आवेश देखना है, Zn पे 0 है, इधर Zn पे +2 है, यानी 2 का परिवर्तन आया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ N पे +5 और 2 N है, तो दोनों पे +5 +5, दोनों पे +5 +5। यहाँ N पे है +1 और 2 N है, तो दोनों पे +1 +1। ये आवेश में कैसे लिख रहा हूँ, इसका एक वीडियो मैंने आपको ग्रुप पे भेजा था। मैंने आपको कल भी कहा था, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे को पर्सनली मैसेज भेज के वो वीडियो मंगवा ले, क्योंकि इसके बिना ये काम नहीं हो सकता। अब मैं हर एक आवेश आपको बताऊं कि मैं कैसे निकाल रहा हूं, तो फिर चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है, 2 4 5 दिन 10 दिन में खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सी इक्वेशन आगे और आने वाली है। तो फिर इतना हम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं कर सकते कि आवेश निकाल के फिर हमारे को 20 दिन तो पी ब्लॉक में लग जाएंगे, जबकि एक्चुअल में पी ब्लॉक जो है वो 5 या 7 दिन का चैप्टर है। ठीक है, तो आपको आवेश निकालना आता है तो आप बड़े इजीली काम कर सकते हैं। तो यहाँ देख लें Zn पे 0 है, यहाँ Zn पे +2 है, 2 का चेंज आया तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ एक N पे +5, दूसरे भी +5, तो यानी प्लस का 10 हो गया, प्लस का 10। यहाँ दोनों पे +1 यानी प्लस का 2 हो गया, तो इधर प्लस का 10 था, इधर प्लस का 2 हो गया, तो इसका मतलब
8 का चेंज आ गया तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। अब बराबर करने के लिए हमने क्या किया, Zn को 4 से गुना कर लिया, क्योंकि इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। क्लियर? तो Zn वाले को 4 से गुना कर लिया। अब Zn को जब हमने 4 से गुना किया तो आप देखें 4 दूनी 8 NO3 और आ गए, 8 NO3 बढ़ गए। जब 8 NO3 बढ़ गए तो यहाँ 8 HNO3 हमें और लिखने पड़े, 8 HNO3 हमें और लिखने पड़े। और टोटल H गिनो, 2 H ये हो गए और 8 H ये हो गए, यानी 10 H हो गए, 10 H हो गए। तो यहाँ हम 5 H2O लिख देंगे, 10 H पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये समीकरण जो है बैलेंस हो जाएगी। अब चेक कर ले, एक बार वापिस रिपीट कर देता हूं। क्या हुआ? Zn प्लस HNO3 इक्वल टू ZnNO3 की ट्वाइस प्लस N2। Zn वाले के साथ क्या बनेगा? N2O बनेगा जब तनु HNO3 क्रिया करेगा। ये विशेष ध्यान रखना, आपको पेपर में ऐसे आएगा, समीकरण पूर्ण करो Zn प्लस तनु HNO3, Zn प्लस सांद्र HNO3। तो ये ध्यान रखना विशेष कि वहां बनना क्या है। अब आप देखें यहाँ Zn 1 है, यहाँ भी Zn 1 है, बराबर है। इसका मतलब यहाँ जो बना N2O, जबकि यहाँ अपने HNO3, यहाँ N1 था तो इसलिए आपको 2 करने पड़े, क्योंकि इधर N2 थे, यहाँ N2 थे, इसलिए आपको इधर भी 2 करने पड़े। क्लियर? अब Zn पे 0 है, यहाँ Zn पे +2 है, यानी 2 का चेंज आया तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ +5 यानी प्लस का 10 है, यहाँ +1 यानी प्लस का 2 है। तो +10 से +2 यानी 8 का चेंज आया तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। इसलिए हमें यहाँ 4 से गुना करना पड़ा, ताकि यहाँ भी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इधर Zn वाले को 4 से गुना क्यों किया? ताकि 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्लियर? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ देखें तो 8 NO3 हो गए, 8 NO3। तो हमें यहाँ 8 HNO3 लिखने पड़े, क्योंकि 8 NO3 यहाँ आ गए, 8 NO3। तो हमें यहाँ 8 HNO3 लिखने पड़े। अब H गिन ले तो 2 H यहाँ है, 8 H यहाँ है, यानी कि 10 H हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 5 H2O लिख देंगे। अब रिएक्शन देखिए ओवरऑल, 4 Zn प्लस 10 HNO3, 2 यहाँ 8 यहाँ 10 HNO3 इक्वल टू 4 ZnNO3 की ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5 H2O। अब आप चेक करके देखें, 4 Zn प्लस 10 HNO3 है। अब आप देखें तो आप रिएक्शन देखेंगे तो आपको सेम टू सेम मिलने वाली है। देखो रिएक्शन बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 4 Zn प्लस 10 HNO3, ये क्रैमिंग नहीं करनी है, इतना ये रट नहीं सकते कि 10 ले लिए 4 ले लिए। यहाँ देखो 48 ही हो गई इस जगह। तो यहाँ हम इसको क्रैमिंग कर देंगे तो क्रैमिंग नहीं हो सकती। यहाँ 20 पड़े हैं देखो आप, तो इसका रट्टा नहीं लग सकता, इसलिए आपको थोड़ा सोच के चलना है। तो 4 Zn प्लस 10 HNO3 इक्वल टू 4 ZnNO3 की ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5 H2O। तो इस प्रकार ये रिएक्शन जो है आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और नाइट्रिक अम्ल अक्रिय धातुओं जैसे सोना व प्लेटिनम से अभिक्रिया नहीं करता। तो हो सकता है आपको प्रश्न दे दे कि किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखिए जिनसे नाइट्रिक अम्ल क्रिया नहीं करता, तो सोना और प्लेटिनम। कुछ धातुएं और हैं, वैसे नाइट्रिक अम्ल में लगभग सारी धातुएं घुल जाती हैं, लेकिन क्रोमियम और एल्यूमिनियम भी सांद्र HNO3 में नहीं घुलती। क्यों नहीं घुलती? क्योंकि क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो है वो वायु से क्रिया कर जाती हैं और Cr2O3 और Al2O3 बना देती है, Cr2O3 और Al2O3 बना देती है। तो यही कहते हैं क्योंकि इनकी सतह पर ऑक्साइड की रक्षक परत चढ़ी होती है। तो Al2O3 बन गया इसकी सतह पर। तो ये मान लो एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम जैसे वायु में आया तो उसके ऊपर वाली जो एल्यूमिनियम था वो Al2O3 बन गया, उसके ऊपर वाला एल्यूमिनियम क्या बन गया? Al2O3 बन गया। अब Al2O3 नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं कर सकता, Al2O3 जो है वो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए क्रोमियम और एल्यूमिनियम भी सांद्र HNO3 में नहीं घुलती। क्यों नहीं घुलती?
क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की रक्षक परत चढ़ी होती है जो इन्हें अकिरय गुण प्रदान करती है। तो इस प्रकार ये नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रियाएं आपके पास आ जाएंगी। क्लियर। अगला आता है आपके पास नाइट्रेट का परीक्षण। नाइट्रेट का परीक्षण अथवा भूरी वलय परीक्षण। भूरी वलय परीक्षण, अब ये होता क्या है, भूरी वलय परीक्षण है क्या, वो आपको मैं बता देता हूं क्या होता है भूरी वलय परीक्षण। और समीकरण भी इसकी हम करेंगे, उसी मेथड से होगी इक्वेशन उसी मेथड से होगी जो आपको मैंने पहले बताया है। अब देखिए हम कि भूरी वलय परीक्षण क्या, पहले तो ये समझ लें। ये आपके प्रैक्टिकल का काम है। भूरी वलय परीक्षण होता क्या है, भूरी वलय परीक्षण जो है वो नाइट्रेट का परीक्षण है। नाइट्रेट का परीक्षण क्या होता है, इसमें आपको ध्यान होगा आपने प्रैक्टिकल में एक टेबल बनाई थी, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष वाली। प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष वाली। अब भूरी वलय परीक्षण क्या, देखो प्रयोग में क्या करते हैं, हम लवण लेते हैं, लवण जिसमें शर्त है कि नाइट्रेट यानी NO3 माइनस होना चाहिए, यानी नाइट्रेट युक्त लवण में हम ताजा FeSO4 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, ताजा FeSO4। ताजा FeSO4 मिलाने के बाद परख नली की दीवार के सहारे सहारे, परख नली की दीवार के सहारे सहारे सांद्र H2SO4 डालते हैं, सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। क्या मतलब है इसका, देखो आप, जैसे ये मान लो परख नली है, ये मैंने लवण ले लिया जिसमें NO3 माइनस है। क्या है, NO3 माइनस। अब मैंने इसमें ताजा FeSO4 का विलयन डाल दिया। किसका, ताजा FeSO4 का। तो ये ताजा FeSO4 का विलयन डाल दिया, ताजा FeSO4 का विलयन। अब हम क्या करेंगे, इस परख नली की दीवार के साथ साथ यानी बिल्कुल यहां से सांद्र H2SO4 डालेंगे, सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 यहां से दीवार से आते आते या मिलना शुरू हो जाएगा इसके साथ। तो जहां ये दोनों विलयन मिलते हैं वहां एक भूरे रंग की वलय बन जाती है। जहां ये दोनों विलयन मिलते हैं ना, यहां एक भूरे रंग की वलय बन जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं भूरी वलय परीक्षण। तो दोनों विलयनों के मिलने के स्थान पर, अभी आपको समीकरण भी क्लियर करूंगा, मिलने के स्थान पर भूरे रंग की वलय बनती है, जो सिद्ध करती है क्या, कि लवण के अंदर नाइट्रेट जो है वो निश्चित है, NO3 माइनस निश्चित। तो यहाँ प्रैक्टिकल में टेबल बनाते हैं प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष वाली। तो ये वो प्रैक्टिकल का टॉपिक है, नाइट्रेट का परीक्षण। तो हमारी वहां हेडिंग होती है कि दिए गए मिश्रण में धनायनों और ऋणायनों का परीक्षण कीजिए। तो नाइट्रेट का परीक्षण क्या है, लवण के अंदर ताजा FeSO4 मिलाते हैं और परख नली की दीवार के सारे सारे सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। समीकरण क्या हुई, देखो समीकरण क्या हुई, नाइट्रेट हमने लिया लवण के अंदर, ताजा FeSO4 हमने डाला, तो FeSO4 में Fe+2 आ गया, क्योंकि FeSO4 में SO4 पे -2 होता है, तो कॉमन सी बात है Fe पे +2 होएगा। और जब हम सांद्र H2SO4 डाल रहे हैं तो सांद्र H2SO4 से H+ आ गया। अब Fe+2 जो होता है वो बदल जाता है Fe+3 में, Fe+2 बदल गया Fe+3 में, और NO3 माइनस जो होता है वो बदल जाता है NO में, NO में बदल गया, NO में। अब रिएक्शन देखो, इस H+ को एक बार मैं ड्रॉप कर रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं, अभी क्लियर कर दूंगा, वापस लिखूंगा इसको।
अब इसको बैलेंस करो पहले। यहाँ n पे +5 आवेश है, यहाँ n पे +2 आवेश है, तो कितने का परिवर्तन आया? 3 का परिवर्तन, यानी यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ Fe पे +2 आवेश है, यहाँ Fe पे +3 आवेश है, तो Fe +2 से Fe +3 यानी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आया। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इस अभिक्रिया को हम 3 से गुणा कर दे, ये 3 से गुणा कर दिया। क्लियर? अब O देखो, O यहाँ कितने हैं? 3, जबकि यहाँ कितने हैं? 1। मैंने आपको यही कहा था, O देख लो चाहे H देख लो, कुछ भी देख लो। यहाँ अब H तो हम देख नहीं सकते, तो O यहाँ 3 है, यहाँ कितने हैं? 1 है, तो मतलब 2 O रह गए, 2 O रह गए, तो यहाँ 2 H2O बना दो, 2 H2O बन गए। जब 2 H2O बने तो यहाँ 4 H आ गए, 4 H आ गए, तो यहाँ 4 H प्लस लगा देंगे, जो कि सांद्र H2SO4 से आए हैं। ये 4 H प्लस जो है सांद्र H2SO4 से आए हैं। वापिस एक बार अभिक्रिया देख ले। ताजा FeSO4 से आ गया Fe+2, लवण में था नाइट्रेट NO3- और Fe+2 बदल गया किसमें? Fe+3 में। NO3- बदल गया किसमें? NO में। अब Fe+2 से Fe+3 बना, इसका मतलब 1 का चेंज आया, यानी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ +5 से +2 हो गया, यानी 3 का चेंज आया, इसका मतलब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो सके। अब O गिन ले, इधर 3 O है, इधर 1 O है, तो इधर 2 O ज्यादा है, तो इधर 2 H2O लगा दे। अब 4 H आ गए, तो इधर 4 H प्लस लगा दे। तो इस प्रकार पहली समीकरण आपकी पूरी हो गई। तो NO बन गया NO। अब इस NO का क्या हुआ? देखो, जो हमने ताजा FeSO4 लिया था ना, ताजा FeSO4 का मतलब FeSO4 को पानी में घोला हुआ है, FeSO4 को पानी में घोला हुआ है। तो FeSO4 में Fe पे +2 आवेश है। अब आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, Fe के साथ 6 लिगैंड जोड़ते हैं, 6 लिगैंड। तो जल जो होता है वो लिगैंड होता है, जल लिगैंड होता है। तो जब हम ताजा FeSO4 बनाते हैं ना, तो उसके बीच में कहीं कहीं FeH2O6+2 संकुल भी बन जाता है, क्योंकि Fe पे +2 आवेश है, जल होता है H2O। अब जल लिगैंड का काम करता है, तो 6 लिगैंड जोड़ देने हैं। तो Fe के साथ हमने क्या किया? 6 लिगैंड जोड़ दिए। अब Fe पे है +2, जल पे कुछ भी नहीं होता, तो Fe पे +2 है, जल पे होता है 0, तो +2 और 0 जोड़ोगे तो +2 आ जाएगा संकुल पे, तो इसलिए ये +2 आवेश हमने लगाया है। अब यहाँ ये जो NO बना है ना, ये भी लिगैंड है, NO भी लिगैंड है। अब होगा क्या? NO अंदर आ जाएगा, एक NO अंदर आ जाएगा, एक H2O बाहर चला जाएगा। बस लिगैंड का एक्सचेंज करना है आपने। तो पहले 6 लिगैंड थे, अब अंदर 5 रह गए और एक NO आ गया। NO भी लिगैंड है, +2 का +2 ही पड़ा है, और जो एक H2O अंदर से बाहर चला गया। ये जो बना है ना, ये वाला संकुल, ये संकुल भूरी वलय है। जो भूरी वलय बनी थी ना, हमने परीक्षण में लिखा था यहाँ कि दोनों विलयनों के मिलने के स्थान पर भूरे रंग की वलय बनती है। भूरे रंग की वलय किसकी बनी है, ये आपसे पूछ सकता है। तो FeH2O5NO+2 इसकी बनी है वो भूरी वलय, FeH2O5NO+2 की ये भूरी वलय बनी है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। इसको आप वीडियो को जब अपलोड हो जाता है, आप 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट कर ले, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको अब छोड़े नहीं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ दें, क्योंकि पहले भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कट चुका है। एकमात्र यही चैप्टर है जिसमें सफिशिएंट मैटर कटा हुआ है। तो इसलिए 5-7 समीकरण आनी है आपके, उसको आप लोग छोड़े नहीं। ये नहीं हो कि आप लोग इसको छोड़ दें कि यार ये तो औखी है, छोड़ दें। तो आपको मैं अथवा का तरीका बता देता हूँ, अथवा कैसे आता होता है। अथवा हमेशा ऐसे आता है, जैसे ऊपर आ गया ना P4, अथवा आएगा इसमें, ऊपर आ गया P4 प्लस सांद्र HNO3, अथवा में आएगा S8 प्लस सांद्र HNO3, अथवा में आएगा I2 प्लस सांद्र HNO3। तो ये ध्यान रखें, छोड़ेंगे ना
तो शानदार HNO3 वाली मान लो आपने समीकरण छोड़ दी, तो ऊपर भी शानदार HNO3, नीचे भी शानदार HNO3, उससे नीचे भी शानदार HNO3 मिलने वाला है। तो फिर आप लोगों को वहाँ एक समीकरण छोड़ने का मतलब है कि आप 1 या 2 नंबर छोड़ के आ चुके हैं। तो इसलिए आप 1 बार, 2 बार, 3 बार इसको रिपीट कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा। अब आप देखें, इसको रीड करवा देता हूँ, फिर हम 16वीं फैमिली पे चलते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे 16वीं का। अब आप देखें नाइट्रेट का परीक्षण, भूरी वलय परीक्षण, थर्ड पॉइंट ये रहा। तो क्या कहते हैं, भूरी वलय परीक्षण नाइट्रेट यानी NO3- की पहचान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नाइट्रेट आयन युक्त जलीय विलयन में ताजा FeSO4 मिलाने के बाद सावधानी पूर्वक परखनली की दीवार के सारे शानदार H2SO4 मिलाया जाता है। ये था प्रयोग। अब परीक्षण क्या हुआ, परीक्षण हुआ विलयन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी दोनों विलयनों के मिलने वाले स्थान पर भूरे रंग की वलय बनती है, ये परीक्षण है। और निष्कर्ष क्या है, NO3- निश्चित, यानी ये नाइट्रेट का परीक्षण है, NO3- निश्चित हो गया। अब आप समीकरण देख सकते हैं, NO3- + 3Fe+2, रट्टे नहीं, मैंने आपको पूरा तरीका दे दिया है, उसको समझ के आप लोग इसको करके देखें 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक नहीं होती, नहीं तो कल हम फिर जुड़ेंगे, कल फिर हमारी क्लास रहेगी, आप उसमें डिस्कस करें मेरे से कि सर एक बार फिर रिपीट कर दे, तो मैं बिल्कुल आपको रिपीट करूंगा। मैं आपको इतना फिर कहूंगा कि अभी टाइम है, अभी पेपर नहीं होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा सेपरेट हो चुका है, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो आपको जो टाइम मिला है ना, उस टाइम में आप अपना एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। नहीं तो मेरी स्पीड चल रही थी पूरी, हम लोग 3-4 दिन में एक चैप्टर कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास टाइम है तो उतनी जल्दी काम करने का कोई मतलब नहीं। आप लोग आराम से चलें, मैं थोड़े दिनों में टेस्ट भी शुरू कर दूंगा आपके, तो वो भी हम लोग टाइम टू टाइम टेस्ट भी चालू करेंगे। तो पी ब्लॉक होते ही आपके पी ब्लॉक का टेस्ट लूंगा। तो आगे देखे क्या बना, यहाँ NO बन गया। अब इस NO का क्या हुआ, ताज़ा FeSO4 में Fe के साथ 6 लिगैंड जुड़ गए थे, ये NO आ गया। अब हुआ क्या, NO तो अंदर चला गया और वहाँ से एक H2O बाहर आ गया। अब आप देखें, एक NO अंदर चला गया और एक H2O बाहर आ गया, ये बन गई भूरी वलय। तो इस प्रकार ये समीकरण जो है पूरी हो जाएगी आपकी। अब इसके उपयोग है, वो उपयोग आप लोग रीड कर ले तो, और इसकी स्ट्रक्चर जरूर देख ले, समतलीय संरचना होती है इसकी, और कैसे बनी है वो देख ले। NO3- है, NO3-। तो बनाने का तरीका क्या होता है, N के साथ 3 O जुड़े, तो एक O डबल बॉन्ड से, एक O सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि N 3 ही बंध बनाता है, तो एक O उपसहसंयोजक बंध से, ये बन गया NO3-। माइनस क्यों, क्योंकि इस O के 2 बंध पूरे हैं, इस O पे उपसहसंयोजक बंध है, जिस O ने एक बंध बना रखा है उस पे माइनस आ जाएगा, और इसी माइनस के साथ ही आपका H+ जुड़ता है, तो ये HNO3 की स्ट्रक्चर आ गई है आपके पास। तो ये संरचना भी आपने बनानी है, क्लियर, संरचना भी तैयार रखना, क्योंकि कई बार पेपर में दे देता है कि नाइट्रिक अम्ल की संरचना बनाइए, तब हमें समस्या आ जाती है। अब आगे वर्ग 16 के तत्व, अब सारी बातें जो हमने पढ़ी हुई हैं एक बार उसी को डिस्कस करेंगे। वर्ग 16 के तत्व तो आपको बताया हुआ है, कैल्कोजन कहते हैं, चैल्कोजन कहते हैं, क्योंकि ये अयस्क बनाने वाले तत्व हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्य कोश का 2s2 2p4, सल्फर का 3s2 3p4, सेलेनियम का 4s2 4p4, टेल्यूरियम का 5s2 5p4, पोलोनियम का 6s2 6p4, तो ओवरऑल NH2 NP4, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल NH2 NP4, तो कहीं हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। उपलब्धता या प्राप्ति, उपलब्धता या प्राप्ति, अब ये यौगिक आपने याद करने, जैसे जिप्सम का फार्मूला याद करना है, CaSO4.2H2O, एप्सम का फार्मूला याद करना है, MgSO4.7H2O, बेराइट का फार्मूला तैयार करना है, BaSO4, गैलेना PbS, गैलेना PbS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैलेना का सूत्र, यशद ब्लेंड यानी जिंक ब्लेंड, यशद जिंक को बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पेपर में आ जाता है यशद चूर्ण, और अपने को समझ नहीं आता, फिनोल की समीकरण पढ़ेंगे हम, यशद चूर्ण, यशद यानी जिंक, यशद यानी जिंक, जिंक चूर्ण है वो, ZnS, कॉपर पायराइटिज CuFeS2, तो ये फार्मूले आप लोग तैयार करेंगे यौगिकों के। अब गुण, गुण मैंने बाकी आयनिक और आयनिक आयनन ऊर्जा वो हटा दी है, अब आयनन ऊर्जा हम पढ़ चुके हैं,
कि ऊपर से नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है, नाभिक से दूर होता है आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। यानी ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा में कमी आती है, आयनन ऊर्जा में कमी आती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है वही धातुएं होती हैं। अर्थात ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है, धात्विक प्रकृति बढ़ती है। यानी होगा क्या, देखो ऑक्सीजन और सल्फर अधातु है, ऑक्सीजन और सल्फर अधातु है, सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है वो उपधातु है, और पोलोनियम धातु है, रेडियो एक्टिव धातु है। क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, आयनन ऊर्जा, क्योंकि आकार बड़ा हो गया, आकार बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो गया, इसलिए आयनन ऊर्जा कम हो गई, आयनन ऊर्जा कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है वही धातु होता है। तो नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, इसलिए नीचे धातु है, ये दोनों उपधातु हैं, ये दोनों अधातु हैं। तो ऊपर अधातु, उसके बाद उपधातु, उसके बाद धातु। तो अब आप देख सकते हैं ऑक्सीजन व सल्फर अधातु है, सेलेनियम और टेल्यूरियम उपधातु है, पोलोनियम धातु है जो कि रेडियो एक्टिव है। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। गलनांक व क्वथनांक, ऑक्सीजन का गलनांक सबसे कम है, क्यों? क्योंकि ये द्विपरमाणु का, इसके दो ही परमाणु जुड़ते हैं आपस में, O2, इसलिए ये गैसीय अवस्था में रहता है। और सल्फर ठोस है क्योंकि सल्फर बहुपरमाणु का है, S8 अभी पढ़ के आए, सांद्र HNO3 से क्रिया की थी हमने, वहां S8 पढ़ा था हमने, S8। अब तो इसकी संरचना हट चुकी है हमारे सिलेबस से, क्योंकि वो टॉपिक जो है 2021 की परीक्षा के लिए हटा दिया गया है। नहीं तो आपको मैं बता दूं, 2 W जोड़ देते हैं ना, 2 W तो सल्फर बन जाती है, 1 W ये, 1 W और जोड़ दो, ये 2 W जोड़ दिए। अब हर कोना सल्फर, देखो एक सल्फर यहाँ आएगी, एक 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 यहाँ आएगी। अब आप गिन ले, 8 ऐसा आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है S8, ये स्ट्रक्चर होती है S8 की। तो ये ठोस है क्योंकि ये बहुपरमाणु का है, यानी इसके ज्यादा परमाणु जुड़े होते हैं। तो आप कहते हैं ऑक्सीजन के कम गलनांक का कारण इसकी परमाणुकता है। कितने इसकी परमाणुकता? द्विपरमाणुक है, ये O2 है, जबकि सल्फर बहुपरमाणुक है, इसलिए ऑक्सीजन गैस और सल्फर ठोस है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ ली थी हमने, -2 +2, सामान्य अवस्था में -2 +2, इसके अलावा +4 +6, उत्तेजित अवस्था में +4 +6 पढ़ी हुई हमने सारी। ऑक्सीजन ज्यादातर -2 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है, लेकिन अपवाद है OF2। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, क्योंकि F सर्वाधिक विद्युत ऋणी है, F की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है, इसलिए F हमेशा ही माइनस होता है। तो F माइनस है तो O+ होगा। क्लियर? उसके बाद चले, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसलिए SO2, SiO2 और TiO2 जैसे ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे? देखो आप, S ये +4 दर्शा रहा है और O पे होता है -2, Se भी +4 दर्शा रहा है, O पे होता है -2। तो मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि प्लस माइनस हमेशा बराबर होते हैं। तो ये +4 है तो माइनस का भी 4 होना चाहिए। -4 कैसे कर सकते हैं? जब हम 2 O ले लें, 2 O ले लें तो ये -4 हो गया, -2 ये, -2 ये हो गया -4। तो S तो 1 आया, O 2 लेने पड़े तो सूत्र बन गया SO2। ऐसे ही SeO2, Se पे +4 है तो O पे -4 होना चाहिए, और -4 करने के लिए हमें 2 O लेने पड़े, तो Se 1 है और O 2 लेने पड़े, तो सूत्र बन गया SeO2। ऐसे ही TeO2 बन जाएगा। फ्लोरीन के साथ ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा देते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा विद्युत ऋणी है तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में इनको ले आता है। तो SeF6, SF6 और TeF6 बनते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुका हूं, अक्रिय युग्म प्रभाव। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। और आपको मैंने ये भी बताया था, यही कारण है कि TeCl4 का स्थायित्व TeCl6 से ज्यादा है। TeCl4 का स्थायित्व TeCl6 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि Te नीचे आ गया
और अकेरिया युग्म प्रभाव के कारण s के दोनों इलेक्ट्रॉन बंधन आने में भाग नहीं लेंगे, तो इसलिए Te+6 शो नहीं करेगा, Te+4 ही शो करेगा। ये पीछे सारी बातें बताई हुई हैं आपको। तो TeCl4 का स्थायित्व TeCl6 से ज्यादा है, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है पीछे। फिर कहता है ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। तो ऑक्सीजन अपने वर्ग में असामान्य व्यवहार रखता है क्योंकि इसका आकार छोटा है, विद्युत ऋणता ज्यादा है, डी कक्षक नहीं है, डी कक्षक नहीं है। सेम हमने पीछे नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार पढ़ा था, तो वो सेम रीजन यहाँ पुट कर देने हैं आपने। ऐसे ही एफ का असामान्य व्यवहार आएगा, सेम रीजन एफ के असामान्य व्यवहार में पुट कर देने हैं। फिर आ गया हाइड्रोजन से विक्रिया, ये भी हम सारी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन से विक्रिया। तो वर्ग 16 के तत्व H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, E की जगह O। अब जैसे H2E कैसे पढ़ा था हमने, यानी H2O बनेगा, H2S बनेगा, H2SE बनेगा और H2TE बनेगा। अब वही आ गया, देखो बंध लंबाई का क्रम, तो नीचे जाते हैं तो बंध लंबाई बढ़ती है, तो सबसे बड़ा बंध H2TE का है। फिर कहता है स्थायित्व, बड़ा बंध सबसे कमजोर होता है, छोटा बंध सबसे मजबूत होता है, बताया हुआ आपको। तो सबसे ज्यादा स्थायी छोटा बंध हो जाएगा, यानी H2O हो जाएगा। फिर आता है अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। अम्लीय कौन होगा, जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी H देगा। अब आप देखो, ये बंध छोटा है तो स्थायी है, ये बंध बड़ा है तो कम स्थायी है, कम स्थायी है तो ये पहले टूटेगा तो पहले H+ देगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय है ये H2TE। क्वथनांक का क्रम, क्वथनांक का क्रम वैसे तो क्या होता है, सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका और सबसे कम इसका होना चाहिए, पर इसका सबसे ज्यादा हो गया। क्यों हो गया था भाई, याद है किसी को? सर हाइड्रोजन बंध के कारण। बहुत बढ़िया, H2O का क्वथनांक ज्यादा है हाइड्रोजन बंध के कारण। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई है पीछे, क्लियर? तो यहां तक आपने 16वीं फैमिली भी रीड कर लेनी है, मैंने अपलोड कर दिया है, आपके नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं, तो यहां तक आप 16वीं फैमिली भी रीड कर लेंगे। उसके बाद कल हम 16वीं फैमिली को कंप्लीट कर देंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया से हम स्टार्ट करेंगे और कल इसको पूरा कर देंगे कल की क्लास में। तो आपने 16वीं फैमिली यहां तक रीड कर लेनी है। समीकरण नाइट्रिक अम्ल वाली करके देखनी है, वो समीकरण मिस नहीं होनी चाहिए। 16वीं फैमिली बहुत आसान है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं आने वाली है। 17वीं फैमिली में 4 समीकरण आपने और करनी है, आपका काम जो है इक्वेशंस वाला पूरा हो जाएगा। तो कुल मिला के 7-8 समीकरण आपकी नाइट्रिक अम्ल वाली है, 4-5 समीकरण आपके 17वीं फैमिली में आने वाली है। तो बहुत आसान काम है, क्योंकि आगे का मैटर हमारा हटा दिया गया है। इसमें समीकरण आती है SO2 वाली, लेकिन SO2 अब हमारे सिलेबस में ही नहीं है, 2021 की परीक्षा के लिए उसको हटा दिया गया है, तो आपको फिर SO2 वाली इक्वेशंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहां तक आपने 16वीं फैमिली जो है वो रीड करनी है, फिर हम कल 16वीं फैमिली को कंप्लीट कर देंगे, पूरा कर देंगे।